अध्याय 75 दरवाजे पर लात मारना। ये फी, उसकी बहनें और ये हुआ ने ऑनलाइन समाचार देखा। वे सब समझ गए, ऐसा संयोग कैसे हो सकता है। ये फी ने अभी अभी पेगासस एंटरटेनमेंट को एक संदेश भेजा है जिसमें कहा गया है कि वह अपना अनुबंध समाप्त करना चाहती है। आज रात जो हुआ उसके बाद ये फी मूल रूप से नैतिक रूप से उच्च भूमि पर खड़ी थी, लेकिन लोग तुरंत उसके नाम पर कीचड़ उछालने के लिए आगे आए। कारण बताने की जरूरत नहीं थी, ये पेगासस एंटरटेनमेंट का काम था। ये जुबान के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। उसने सामने स्क्रीन पर देखा। कितना अच्छा तरीका है। वे सचमुच क्रूर थे। इस बार तो ये कहा जा सकता है कि सारी स्थिति ही पलट गई। आज रात के बाद सभी बंदूकें ये फी पर तान दी जाएंगी। छायादार वार्षिक समारोह की रात किसे याद होगी। इसके अलावा ये फी की प्रतिष्ठा भविष्य में बर्बाद हो जाएगी। भले ही डिंगलोंग कॉरपोरेशन ने उसे अपने साथ ले लिया, लेकिन इससे कोई खास फायदा नहीं होगा। पेगासस एंटरटेनमेंट उसे रोक नहीं सका, इसलिए वे उसे जाने दे सकते हैं और अब ऐसा करना शुरू कर सकते हैं। कितनी अच्छी विधि है। इस समय ये चान और अन्य लोग न केवल क्रोधित थे, बल्कि चिंतित भी थे। फी, डरो मत, हम कोई रास्ता सोचेंगे। इसे पहले मत देखो, इसके बारे में मत सोचो, पहले सो जाओ। उनकी चौथी बहन ये चान भी ये फी का नाम हटाने के लिए अपने प्रशंसकों को जुटाने के लिए तैयार थी। उसी समय वह अपनी छठी बहन से संपर्क करने के लिए तैयार थी। आखिरकार उनकी छठी बहन चीन की शीर्ष हस्तियों में से एक थी। साथ मिलकर उन्हें ये फी का नाम साफ करने में सक्षम होना चाहिए। वे नहीं जानते थे कि यह कितना प्रभावी होगा, लेकिन उन्हें कुछ करना होगा। जैसे ही ये चांद ने अपना मन बनाया, ये फी ने ये चांद का हाथ पकड़ लिया और उसके थोड़े पीले चेहरे पर मुस्कान ला दी। चौथी बहन, मैं समझ गया कि आपका क्या मतलब है, लेकिन स्थिति पहले से ही ऐसी है। अगर आप लोग मेरे साथ हैं तो मेरे साथ साथ आपकी भी आलोचना हो सकती है। वर्तमान स्थिति में मेरे लिए इसे स्वयं सहन करना सबसे अच्छा है। चौथी बहन, चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। फिर ये फी ने ये जुबान को दूसरी तरफ देखा और ये चांद से कहा, चौथी बहन, आप पहले छोटे भाई को सुला क्यों नहीं देती। जैसे ही वह बोली, ये फी ने अपनी चौथी बहन की ओर हाथ हिलाया। चौथी बहन, छोटे भाई को वापस सुला दो, बहुत देर हो चुकी है। मैं नहीं चाहता कि वह चिंता करे, नहीं, मैं चाहता हूँ कि वह मुझे ऐसी दयनीय स्थिति में देखे। ये फी ने ये चांद के कान में फुसफुसाया। फिर ये चांद ने आह भरी और सिर हिलाया और ये हुआन को ऊपर लाया। जब ये फी ने ये जुबान को जाते देखा तो उसने अपना सिर अपने घुटनों के बीच दबा लिया और खुद को कसकर गले लगा लिया। कमरा शीतलता से भर गया। ये फी की पीठ पर हल्की पीली रोशनी चमकी। उसकी पीठ से उभरी हुई हड्डियां उसे और भी कमजोर और दयनीय बना रही थी। उसकी बहनें किनारे खड़ी होकर कुछ कहना चाहती थीं लेकिन झिझक रही थीं। वे कोई उपाय सोचने लगे। इस समय ये हुआन, जो ऊपर थी, ने देखा कि संदेशों की संख्या अभी भी बढ़ रही थी। वह अपने दिल के गुस्से को दबा नहीं सका और उसने डिंगलोंग कॉर्पोरेशन की जिनलिंग शाखा के महाप्रबंधक लियू जोंगलिन को फोन करने के लिए फोन उठाया। पहले ही बहुत देर हो चुकी थी और लियू जोंगलिन अभी भी अपने कार्यालय में दस्तावेजों पर काम कर रहे थे। जैसे ही वह काम से निकलने वाला था, उसने ये जुबान की आवाज़ देखी और उसके शरीर में झटका लगा। उसने झट से उसे उठा लिया। जैसे ही लियू जोंगलिन ने फोन उठाया, उसने ये जुबान की आवाज़ सुनी, मेरे लिए कुछ जांच करो। मैं कम से कम समय में परिणाम जानना चाहता हूँ, हर कीमत पर। इन शब्दों ने लियू जोंगलिन के शरीर को तनावग्रस्त कर दिया। उसने जल्दी से अपनी नोटबुक निकाली और कहा, सभापति जी, कृपया बोलें। ये जुबान के निर्देश सुनने के बाद लियू जोंगलिन अचानक उठ खड़े हुए। राष्ट्रपति, ये बस मेरी खबर की प्रतीक्षा करें, मैं उन्हें तुरंत सूचित करूंगा। लियू जोंगलिन ने फोन रख दिया और तुरंत कार्रवाई की। उन्होंने जनसंपर्क विभाग के निदेशक को बुलाया और उन्हें ये हुआन के अनुरोध के बारे में संक्षेप में बताया। इस वक्त जनसंपर्क विभाग के निदेशक सोने ही वाले थे कि अचानक फोन आने पर वे उछल पड़े। प्रिय
मुझे आज रात ओवरटाइम काम करना पड़ सकता है। जल्दी करो और मेरे लिए कपड़े ढूंढो। बिस्तर पर एक महिला ने नींद में पूछा, क्या कोई जरूरी काम है? यह नए अध्यक्ष के निर्देश हैं। राष्ट्रपति लियू चाहते हैं कि हम आधे घंटे में कंपनी पहुंच जाएं, निदेशक ने कहा। फिर महिला को मामले की गंभीरता समझ में आई और वह अपने पति को तैयारी में मदद करने लगी। फोन रखने के बाद लियू जोंगलिन ने कुछ और कॉल की और जांच के लिए तुरंत अपने कनेक्शन फैलाए। इस बीच ये फी पहले से ही थक गई थी। ये चैन और उसकी बहनों के आराम के तहत उसकी भावनाएं आखिरकार स्थिर हो गईं। आप ये भी नहीं कर सकते? थोड़ी देर सो जाओ, ठीक है? ये चैन की आंखें चिंता से भर गईं जब उसने चिंतित होकर कहा। ये फी ने धीरे से अपना सिर हिलाया। उसकी आवाज़ पंख की तरह नर्म और थोड़ी कर्कश थी जैसे उसने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है। मैं वास्तव में अभी सो नहीं सकता। अपने जीवन के सबसे अंधकारमय क्षण का अनुभव करने के बाद वह सचमुच सो नहीं सकी। इस बीच ये चैन ने नींद की दवा का एक कप पानी में घोल दिया और ये फी को दे दिया। फी, थोड़ा पानी पी लो। थोड़ी देर बाद ये फी भी दवा के प्रभाव में सो गई। उसकी बहनों ने उसे उसके कमरे तक वापस जाने में मदद की। ये चैन ने ये फी के सहायक के लिए एक अतिथि कक्ष की भी व्यवस्था की। फिर वह आराम करने के लिए ये फी के साथ उसके कमरे में चली गई। जैसे ही वे ये फी को उसके कमरे में वापस भेज रहे थे, एक व्यक्ति फोन लेकर दूसरे कमरे से बाहर चला गया। ये जुबान को लियू जोंगलिन का फोन आया। राष्ट्रपति जी, मुझे पता चला है कि उनका आईपी पता जिनलिंग के दक्षिणी जिले में एक फैक्ट्री है। अब हमने पहले ही सफाई शुरू कर दी है। इसके अलावा मैं उस सरप्राइज पर भी काम कर रहा हूं जो आपने मेरे लिए पेगासस एंटरटेनमेंट को देने के लिए व्यवस्थित किया था। मेरा मानना है कि इसे पूरा होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ये हुआ ने समय देखा। 1 घंटे से भी कम समय था और वह बहुत तेज था। इसके अलावा अभी भी रात का समय था और कर्मचारियों को वापस इकट्ठा करने में कुछ समय लगेगा। ये दिन में तेज होता। ये कार्यकुशलता काफ़ी भयावह कही जा सकती है। मेरे फ़ोन पर पता भेजें। ये हुआ ने निर्देश दिया। फिर उसने लियू यानरान को उसे लेने के लिए बुलाया। उसके बाद ये हुआ ने झेंग जियानघाओ को भी बुलाया। ये जुबान द्वारा झेंग जियानघाओ को पता बताने के बाद लियू यानरान अपनी इमारत में पहुंचे। दोनों दल जिनलिंग के दक्षिणी जिले की ओर दौड़ पड़े। इस बीच जब लियू जोंगलिन ने ये हुआन को दूसरे पक्ष के स्थान की सूचना दी, तो उन्होंने जनसंपर्क विभाग के निदेशक को फ़ोन किया और पूछा कि क्या वह पेगासस एंटरटेनमेंट के पक्ष में लोगों की संख्या की पुष्टि कर सकते हैं। इस संख्या को निर्धारित करने का कोई तरीका नहीं है। आखिरकार दूसरे पक्ष की अधिकांश जनशक्ति इंटरनेट पर नागरिकों पर निर्भर करती है। यह इस पर निर्भर करता है कि उनके पास कितने नेता हैं। नेताओं ने उन लोगों का जिक्र किया जिनके पास ट्रोलिंग संसाधन थे। जब कई नेता इकट्ठे हुए तो उन्होंने एक इंटरनेट ट्रोल आर्मी बनाई। इसके अलावा एक विशेष नेता था जो अपनी सेवा प्रदान करने के लिए दूसरों से संपर्क करने का प्रभारी था। हालांकि नेताओं की सटीक संख्या कुछ लोगों से लेकर दर्जनों तक थी। लियू जोंगलिन को चिंता थी कि अगर वे पर्याप्त लोगों को नहीं लाएंगे तो ये हुआन को नुकसान होगा, इसलिए उन्होंने सुरक्षा विभाग को बुलाया और उनसे अपने सभी लोगों को उनके साथ चलने के लिए इकट्ठा करने के लिए कहा। किसी की देर करने की हिम्मत नहीं हुई। सुरक्षा विभाग के प्रबंधक की दहाड़ के तहत सुरक्षा गार्ड जल्दी से कंपनी की बिजनेस कार में चढ़ गए और जिनलिंग के दक्षिणी जिले की ओर भाग गए। जैसे ही कार सड़क पर तेज गति से चल रही थी, उनके सामने कुछ स्पोर्ट्स कारें अचानक उनकी ओर आईं। यह क्या था? लियू यून, जो प्रमुख सुपर स्पोर्ट्स कार में थे, ने अपने सामने की कारों को देखा। यह क्या था? क्या ये जिंगलोंग कॉरपोरेशन की कंपनी की कारें थीं? उनमें से बहुत सारे थे। ये काफिला कहाँ जा रहा था? भाई यून, क्या गलत है? लिन युहान ने पूछा कि उसने लियू यून को कार रोकते कब देखा। लिन युहान को अब थोड़ी थकान महसूस हुई। आखिरकार वो पूरी रात इन युवा मास्टरों और युवा महिलाओं के साथ गाड़ी चलाता रहा था। फिर लियू यून ने कहा, कुछ हुआ होगा। आइए उनका अनुसरण करें और एक नज़र डालें। ये काफिला जिंगलोंग कॉरपोरेशन का है।
इस वाक्य ने युवा उस्तादों और युवतियों को स्तब्ध कर दिया। फिर उन्होंने तुरंत उत्तर दिया और कारों का पीछा किया। इस समय ये हुआन पहले ही जिनलिंग के दक्षिणी जिले में कारखाने के बाहर आ चुकी थी। झेंग जियानघाओ और अन्य लोग पहले ही आ चुके थे। जब झेंग जियानघाओ ने ये जुबान को आते देखा तो वह तुरंत पास आया और कहा, युवा मास्टर, ऐसा लगता है जैसे अंदर बहुत सारे लोग हैं, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद है। हमें अभी तक दूसरा प्रवेश द्वार नहीं मिला है। वे थोड़ा जल्दी आ गए। झेंग जियानघाओ एक चतुर व्यक्ति थे। वह कारखाने की स्थिति का अध्ययन करने के लिए सभी को पहले ही ले आया था। इसलिए जैसे ही ये जुबान पहुंचे, उन्होंने तुरंत ये जुबान को स्थिति से परिचित कराया। ये हुआ ने कुछ नहीं कहा। उसने कारखाने की जर्जर और धब्बेदार बाहरी दीवार को देखा और ठंडे स्वर में हंसा। फिर वह काले लोहे के दरवाजे की ओर चला गया। लोहे का दरवाजा पहले से ही अंदर से बंद था। कोई भी अंदर से आती रोशनी और बातचीत की धीमी आवाज को स्पष्ट रूप से देख सकता था। लियू यानरान भी घबराई हुई थी। हालांकि झेंग जियानघाओ और अन्य लोगों ने उसे बाहर धकेल दिया और ये हुआन का करीब से पीछा किया। वे बाद में जल्दबाजी करने के लिए भी तैयार थे। उन्होंने अपने सामने लोहे के दरवाजे को देखा और काटने वाले उपकरण से उसे काटने ही वाले थे। हालांकि अगले ही पल उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। वे जो देख रहे थे उस पर उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था। उन्होंने ये हुआन को लोहे के दरवाजे के सामने चलते देखा। उसने इसे देखा और अपना पैर ऊपर उठाया। वह पलटा और लात मारी। उसने अपने सामने बड़े लोहे के दरवाजे को लात मार दी। यह एक पल के लिए झेंग जियानघाओ और अन्य लोगों के दिल तेजी से धड़कने लगे। उनके यंग मास्टर क्या कर रहे थे? क्या इतना मोटा दरवाज़ा और इतना बड़ा दरवाज़ा का बोल्ट लात मारकर खोला जा सकता है? क्या यह एक कल्पना नहीं थी? हालांकि अगले ही पल बूम, अचानक एक विस्फोटक आवाज आई जिससे सभी के कान कांप उठे। उन्होंने सामने देखा और देखा कि उनके सामने लोहे का दरवाजा कागज जैसा था। ये सीधे विकृत हो गया था और अंदर का बोल्ट टूट गया था। एक पल में पूरा लोहे का दरवाजा खुला हुआ था। कहानी समाप्त। हमारे चैनल की कहानी देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में देखने के लिए बने रहें। अलविदा।